एक बड़ी खबर आपको बता दें, 13,000 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में की है। अधिकतर मदरसे नेपाल सीमा पर ही स्थित हैं, यानी नेपाल से सटे हुए जिलों में ये अवैध मदरसों की संख्या सबसे ज्यादा है। दरअसल एसआईटी बनाई गई थी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को लेकर, और एसआईटी ने अब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें 13,000 मदरसों को अवैध पाया गया और उन्हें बंद करने की सिफारिश भी की गई है। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और उसी के क्रम में कार्रवाई की स्थिति हो सकती है, हुई हो। और आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में यह मानते हैं कि जो भी गलत रास्ते अपनाएं वो सब सही रास्ते पे आवे, क्योंकि सही रास्ते में उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, प्रदेश और देश को भी कोई समस्या नहीं होगी। कि जो रिपोर्ट आई है, अभी मैंने तो उसे देखा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है, शिक्षा को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब। देखिए, जो भी संस्थान नियमों के विरुद्ध, सरकार की जो बाईलॉज हैं उनके खिलाफ अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार का काम है कि ऐसे अवैध रूप से चलने वाले संस्थानों को सरकार प्रतिबंधित करे। सरकार के पास रिपोर्ट आई है, सरकार निश्चित रूप से उस पर प्रभावी कार्यवाही करेगी। देखिए, ये जो एसआईटी की जांच है ये बिल्कुल सही जांच है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं, अधिकांश मदरसे जो गरीबों का हक मार रहे थे। मदरसे खोल दिए, प्रिंसिपल भी खुद के घर का, टीचर भी खुद के घर का, चपरासी भी खुद के घर का, क्लर्क भी खुद के घर का, सारा परिवार ही इसमें इन्वॉल्व रहता था। और विदेशों से ज़कात के नाम पे पैसे मंगा करके अपने परिवार में रखना, अपनी जरूरतों को पूरी करना, जबकि इस्लाम कहता है कि ज़कात जो है सही हकदार तक पहुंचनी चाहिए। इस्लाम कहता है कि 2.5% आपकी आमदनी का जो हिस्सा है वो गरीबों में जाना चाहिए। वो गरीबों में न जा करके ये कुछ तथाकथित मदरसे वाले अपने परिवार में ले रहे थे। तो ये जो जांच हुई है बिल्कुल सही है और ऐसे मदरसों को तत्काल बंद करना चाहिए सरकार को। तो इस मामले में अलग अलग पक्षों के बयान आपने सुने हैं, जहां सरकार कह रही कि पूरी तरह से कार्रवाई होगी जांच के आधार पर। हालांकि विपक्ष इससे कह रहा है कि इस नाम पर राजनीति बीजेपी कर रही है। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, कई सारे सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से तमाम पक्षों के बयान हमने सुने। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन अब सबसे पहले बताइए कि जो ये एसआईटी बनाई गई थी, इसकी रिपोर्ट में आखिरकार क्या कुछ बताया गया है और ये किस आधार पर 13,000 मदरसों को अवैध करार दिया गया, उनको बंद करने की सिफारिश सरकार से की है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को एक सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो मदरसे हैं वो अवैध रूप से चल रहे हैं। उनकी जो फंडिंग है वो टेरर फंडिंग से हो रही है, तमाम विदेशों से गलत तरीके से उनके मदरसों में रुपए आ रहा है। उसको लेकर एसआईटी गठित की गई थी, उसके बाद जांच शुरू हुई थी। अब एसआईटी ने पूरी जांच कर ली है उत्तर प्रदेश में, खासकर जो नेपाल से सटे जो जिले हैं, चाहे महाराजगंज की बात करें, बहराइच की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, ये ऐसे 7 जिले हैं जिन जिलों में बॉर्डर से जुड़े जो जिले हैं उनमें करीब 500 अवैध मदरसे चल रहे थे, जिनकी जांच अब पूरी हो चुकी है और आज एसआईटी ने जांच शासन को सौंप दी है। यह भी एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है
है कि 13,000 जो मदरसे हैं वो पूरी तरीके से अवैध हैं। अब उनको बंद करने की सिफारिश की है एसआईटी की जांच में सरकार से। इनकी जो फंडिंग हो रही थी, करीब 80 ऐसे मदरसे हैं जिनकी फंडिंग करीब 100 करोड़ से ज्यादा उनके जो मदरसों में हुई है वो खाड़ी के देश हैं। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है। जो मदरसा के संचालक है उनका कहना है जकात का जो रुपया है वो मिला है, यानी चंदे का रुपया मिला है जिससे वो जो मदरसा संचालित हो रहा था। हालांकि इस पूरे मदरसे की बात गौर करें तो अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अलग आरोप लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव के देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से मुद्दे उठा रही। भारतीय जनता पार्टी चाहे मुसलमानों की बात करें, जकात की बात करें या फिर हलाल की बात करें, इस तरीके से मुद्दे उठाती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि जो अवैध फंडिंग या अवैध काम हो रहे हैं उनकी जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा रही है। अब ये जो अवैध जो उत्तर प्रदेश में जो मदरसे चल रहे थे जिनकी फंडिंग लगातार बाहर से खाड़ी वाले देशों से हो रही थी, तो ऐसे मदरसों की जांच पूरी हुई है। अब बड़ा सवाल उठता है कि सरकार क्या ये 13,000 जो मदरसे हैं अवैध रूप से जिनकी एसआईटी ने जांच की है और इनको बंद करने की सिफारिश की है, वो कब करेगी? क्या ये बंद हो पाएंगे या फिर और भी कुछ कार्रवाई हो पाएगी? अनुप, एक और सवाल आप अपनी बात को पूरा करें, उसी के साथ ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये क्या कुछ दर्शाता है जिस तरह से बताया गया एसआईटी द्वारा रिपोर्ट में कि अधिकांश मदरसे अवैध मदरसे ये नेपाल से सटे हुए जिलों में, ये क्या कुछ दर्शाता है? रिपोर्ट में इसको लेकर क्या कोई उल्लेख किया गया है? देखिए, जो नेपाल से सटे इलाके हैं जिनमें खासकर से अगर बात करें बहराइच की, श्रावस्ती या महाराजगंज की, इन जिलों में जो मदरसे मिले हैं वो पूरी तरीके से अवैध तो ही हैं, लेकिन उनके मदरसों में जो संचालन हो रहा था, उनकी जो फंडिंग हो रही थी, उनकी कहां से फंडिंग हो रही थी इसका पता नहीं लग पा रहा था। हालांकि शिकायतें मिली थी, उसी को लेकर एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने बहुत कुछ पता नहीं लगा पाया है कि किस अकाउंट से उनके संचालन में रुपया आ रहा था। इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा अभी मुझे लगता बाकी है, क्योंकि वो जो संचालन करता है उनका साफ तौर से कहना था कि वो मदरसों की जो फंडिंग हो रही थी वो उनके चंदे के पैसे से चल रही थी। हालांकि अब जो इन जिलों के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में और तमाम जो मदरसे हैं उनकी जांच अब पूरी हो चुकी है। अब 13,000 जो मदरसे हैं उनको बंद करने की जो सिफारिश एसआईटी ने की है, कहा जा सकता है कि जिस तरह से एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है, उसके बाद अब एक्शन जो है वो सरकार को करना है। 13,000 ये संख्या बताई गई है जो अवैध मदरसे हैं पूरे प्रदेश में, और खास तौर पर जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं उसमें अधिकांश मदरसे ऐसे पाए गए। बहरहाल देखना होगा सरकार क्या इस पूरे मामले को लेकर आगामी एक्शन लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुप इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। करेंगे कानपुर से एक बड़ी खबर का, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खबर है कि इरफान सोलंकी के घर ईडी ने आज दबिश दी है। 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। भाई अरशद सोलंकी के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड की। सीसीटीवी कनेक्शन काटा गया इरफान सोलंकी के, और दरअसल साल भर से जेल में पहले से ही बंद हैं विधायक इरफान सोलंकी, और अब उन पर ईडी द्वारा भी शिकंजा कसा जा रहा है। महाराजगंज जेल में बंद हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई नजर आ रही हैं चुनावों के बाद से ही, और अब ये जो पूरी कार्रवाई की गई है ये प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अंजाम में लाई गई है, जहां सपा विधायक के घर पर ईडी ने छापा मारा है। और कानपुर से हमारे सहयोगी अनुभव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, ये बड़ी खबर सामने आई, जब से चुनाव हुए हैं विधानसभा के उसके बाद से इरफान सोलंकी मुश्किलों में घिरे हुए हैं, पहले से जेल में बंद हैं, और अब यह खबर का सामने आना कि ईडी ने दबिश दी है, 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कार्रवाई अभी भी जारी है और क्या कुछ निकल कर बाहर आया? बिल्कुल, आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें का नाम लगी रहे। एक तरफ फर्जी आधार कार्ड मामले में सजा की तलवार लटक रही है, लगभग आरोप तय है न्यायालय में। दूसरी ओर आज सुबह से ही ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने सपा विधायक पर शिकंजा कर दिया है। मैं अपने पीछे आपको दिखा दूं कि ये सपा विधायक इरफान सोलंकी का निवास है और अर्धसैनिक बल यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। अर्धसैनिक बल की उपस्थिति में ही ईडी की जो टीम है वो इरफान सोलंकी के घर के अंदर कायदा छानबीन कर रही है। इरफान सोलंकी के साथ ही साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी, उनके साथ राजनीति में सहयोगी रही सपा नेत्री नूरी शौकत और बिल्डर हाजी वसीम के घर पर भी ईडी ने
रेड की है। हाजी वसी कानपुर में हुई हिंसा का आरोपी था और एक आरोप ये भी है कि इरफान सोलंकी की जो पत्नी है वो हाजी वसी के साथ उनकी कंपनी में निदेशक थी, जिससे कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी के साथ भी हाजी वसी का कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है। और इसी के तहत ईडी ने अपनी कार्रवाई में हाजी वसी के घर पर भी रेड की है। रेड अभी जारी है। अभी अर्धसैनिक बल बाहर तैनात है, सभी ठिकानों पर अंदर रेड कर रही है। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ईडी की रेड में क्या निकल कर आता है, लेकिन जिस तरह से ईडी की रेड लगभग पिछले 10 घंटों से लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ईडी कोई बड़ी कार्रवाई करने वाली है। अभिनव, एक और सवाल, जिस तरह से आपने बताया कि कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं जिसके आधार पर एजेंसी ने पूरा बड़ा कदम उठाया, क्या इसको लेकर कोई और तस्वीर साफ हो पाई है? किस प्रकार की अनियमितताएं हैं, कितने गंभीर आरोप हैं जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है? और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का क्या कुछ रुख है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो इस पूरे प्रकरण पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, कुछ सामने ही नहीं आ रहे हैं मीडिया के। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि जो इरफान सोलंकी की पत्नी है वो हाजी वसी, जिनका नाम कानपुर में हुई हिंसा में सामने आया था, हाजी वसी ने ही कानपुर में हिंसा के लिए फंडिंग की और जिस कंपनी से फंडिंग की गई थी उस कंपनी में इरफान सोलंकी की पत्नी बतौर निदेशक पार्टनर थी। ईडी ने इस पूरी अनियमितताओं को देखते हुए लगातार इरफान सोलंकी और उनसे जुड़े सभी जो लोग हैं उनके ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी से हड़कंप भी मचा हुआ है और लगातार अभी ईडी की जो कार्रवाई है वो जारी है। बिल्कुल अभिनव, और सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि ये पूरी कार्रवाई कितनी देर तक और चलती है और इससे निकलकर क्या बाहर आता है, चूंकि पहले से मुश्किलों में इरफान सोलंकी घिरे हुए हैं, जेल में बंद हैं और उसके बाद अब ये कदम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। 2024 चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है, बाकी पार्टियां भी रणनीति बना रही हैं और एक तरफ बीजेपी दूसरी सूची लाने पर मंथन कर रही है, तो कांग्रेस आज चुनाव समिति की बैठक में पहली लिस्ट जारी कर सकती है। माना जा रहा है 130 से 150 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि अमेठी से ही राहुल गांधी चुनाव में उतर सकते हैं, यानी जहां से उन्हें 2019 में हार मिली थी। उधर सुभाषपा भी चुनावों को लेकर एक्टिव है। लोकसभा प्रत्याशी चयन पर फीडबैक लिया जाएगा। वहीं चुनावी मोड में काम कर रही भाजपा ने चुनाव अभियान भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन पर बहुत बल देती है और जब हमारे पास संगठन से निकलकर देश के शीर्ष स्थान पर प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमारे सबका कर्तव्य यह भी बनता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार, उसके लिए कमर कस लें, मोदी सरकार की उपलब्धियों नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं, उसके संगठन को और मजबूत करें ताकि हर पोलिंग बूथ पर 370 से ज्यादा की लीड दिलाने का लक्ष्य रखा जाए। अब की बार तो यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे और देश में 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी को। और मोदी जी ने कहा है जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अगले 5 सालों के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को अपनी तीसरी टर्म में बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम सबका एक संकल्प ये भी है कि विकसित भारत को गढ़ने बनाने के लिए जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, उसको लेके भी लगातार प्रयास जारी हैं। 18 साल के युवाओं से, 18 साल से जिनकी ज्यादा उम्र हो गई, उनसे कहूंगा अपना वोट बनाइए भी और मतदान कीजिए भी। अपना पहला वोट देश के लिए, यही सोचकर चलिए ताकि एक अच्छी सरकार वो बनाए और देश को आगे बढ़ाए। ये हालत राहुल जी की हो गई है कि गाड़ी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, तो ऐसे हताश निराश व्यक्ति क्या करेगा? इस तरह के ही बार बार बयान देगा जब जनता सुनने को नहीं आती। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है। एक तरह से विदाई यहां से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है, तो हताश और निराश तो वो दिखेंगे। और दूसरा, जब वो यहां से हार के वायनाड चले गए थे, तो वायनाड से केरल से जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो टिप्पणी की थी, उसका दर्द मुझे भी आज तक होता है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी। सोनिया जी को कई बार जिताया लेकिन उन्होंने भी अपने क्षेत्र की अनदेखी की, तो अब वो उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा की सांसद नहीं, कहीं और से जाके क्या उनके सहयोगी गठबंधन दल भी उनके लिए सीट नहीं दे पाए?
ये अपने आप में प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है कि ये दिखावे का गठबंधन है, कुल मिला के ठगबंधन है। देखिए, धार्मिक स्थलों का विरोध करना ये कांग्रेस की आदत पड़ गई है और कांग्रेस के गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनकी भी। कभी राम जी को अपमानित करना, कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात करना, कभी उत्तर दक्षिण को बांटने की बात करना, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े की सोच रखना, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ गठबंधन कर लेना, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर देना। आखिर ये कैसी सोच कांग्रेस की और उनके सहयोगी दलों की हो गई है? और इन सब विषयों पर कांग्रेस चुप क्यों है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं जब कांग्रेस का राज्यसभा का सांसद कर्नाटक से जीतता है, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ नहीं कहते, पर्दा डालने का काम करते हैं, छिपाने का काम करते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उनकी पोल खुल जाती है। आखिरकार ये क्या सोच के चले हैं? क्या सत्ता में आने के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करने का संकल्प, एक बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करने का, सनातन धर्म को कुचलने का, देश को बांटने का, जाति के, क्षेत्र के, धर्म के आधार पर बांटने का? ये कैसी कांग्रेस और कैसा गठबंधन है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस और कितना गिरेगी। इनकी सीटें तो गिर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका अपना स्तर भी गिर रहा है। ये कभी इतनी सीटें नहीं जीत पा रहे कि इनका नेता प्रतिपक्ष भी बन पाए। कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वो श्रद्धांजलि देंगे। एससी मोर्चा सम्मेलन को संबोधित भी करते नजर आएंगे जेपी नड्डा। कार्यक्रम का आयोजन आगरा में एससी मोर्चा द्वारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रहा है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, साथ ही अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद हैं इस बड़े कार्यक्रम में। और एससी मोर्चा के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम के जरिए एससी वर्ग को साधने का कहीं ना कहीं प्रयास। आयोजित इस महासम्मेलन में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का मोर्चे की ओर से और हिंदुस्तान के करोड़ों अनुसूचित जात के बहनों भाइयों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही उत्तर प्रदेश में जब भी किसी वंचित भाई से बात करो, बहन से बात करो और एससी के भाई बंधुओं से बात करो तो एक ही बात कहता है, आज अगर हम सुरक्षित हैं तो योगी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। ऐसे आदरणीय योगी जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच पर विराजमान सभी नेताओं का मोर्चे की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं 2 मिनट में बात समाप्त करूंगा। बहनों और भाइयों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज अनुसूचित जाति का एससी समाज अपने आप को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।